Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry class 8th. Today we are going to start our second chapter, structure of atoms. In this chapter we are going to know about the structure of atom. Atom का structure कैसा होता है, उसमें कौन कौन से particles present होते हैं. In regards to this, हम यहाँ पर दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक रदरफोर्ड और दूसरे बोहर. उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंट थेरीज के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा द लोकेशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के वो एटम के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पढ़ेंगे. साथ साथ वी विल कम टू नो अबाउट आइसोटोप्स के आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स और उनके यूजेस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यूजिंग द पीरियोडिक टेबल. So come to the first model, that is Rutherford's atomic model. In 1911, Rutherford performed an experiment in order to know the arrangement of electrons and protons in an atom. Rutherford's experiment. Rutherford experiment क्या था? अब हम वो पढ़ेंगे. For doing an experiment on the structure of atom, Rutherford ने सबसे पहले लिए एक thin gold foil of thickness जिसकी थी 0.0004 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि जो गोल्ड फॉयल, जो सोने का वर्क रदरफोर्ड ने लिया था, वो बहुत ही थिन था, बहुत ही पतला था. एंड ही टुक अल्फा पार्टिकल्स, और उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स दिए. अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई के पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? डबल पॉजिटिवली चार्ज, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं. नाउ व्हाट ही डिड इज दैट Rutherford bombarded a where alpha particles on the thin gold foil. Bombarded का मतलब होता है किसी के ऊपर फेंकना, ठीक है. Rutherford ने जो हीलियम पार्टिकल्स लिए थे, हीलियम न्यूक्लियाई के अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, वो उन्होंने गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड की और ये नोट किया कि मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, कि बहुत सारे, ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे गुजर गए और बहुत कम ऐसे थे जो हल्के फुल्के से डिफ्लेक्ट हुए. लेकिन 1 in 1 million was deflected through an angle greater than 90 degree from their straight path. लेकिन 1 मिलियन में एक ऐसा था जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हुआ. रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टू नो द रिजल्ट्स और उन्होंने देखा कि सारे जो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द सेम रिजल्ट्स. नाउ लुक एट दिस डायग्राम, जो इन्होंने डायग्राम दी हुई है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, इसको जरा गौर से देखें. लुक एट दिस बॉक्स, सिल्वर कलर का ये जो लेड शीट दी हुई है, दिस वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब इसमें से हीलियम न्यूक्लियाई के पार्टिकल्स निकल रहे हैं. और ये जो गोल्डन कलर का, दिस इज द गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल है. यहाँ से हीलियम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं दैट बम्बार्डेड, वो गिराए गए, फेंके गए ऑन द गोल्ड फॉयल, और देखा कि बहुत सारे, लाइक ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट गुजर गए फॉयल के अंदर से, जैसे कि आप ये लाइंस देख सकते हैं, ठीक. लेकिन बहुत हल्के फुल्के से जो डिफ्लेक्ट हुए, और 1 in 1 million ऐसा था, लाइक दिस, ये वाला ऐसा था जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हुआ. सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर दोबारा से ये पिक्चर को क्लियर करके बनाया हुआ है कि ये गोल्ड फॉयल है, इसमें से पार्टिकल्स गुजर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं और बहुत थोड़े से हैं जो हल्के फुल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. लेकिन 1 in 1 million ऐसा है जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट हुए. As Rutherford observed the similar results from the series of experiments, so he drew some conclusions. The conclusion number 1 was that कि क्योंकि बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो रहे थे फॉयल में से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दे आर पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड. इसका मतलब ये हुआ कि एटम की बहुत सारी जगह या ज्यादातर जगह जो एटम की थी दैट मस्ट बी एम्प्टी, वो खाली होगी. Number 2 conclusion was that the deflection of alpha particles through an angle greater than 90 degree shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between positively charged alpha particles. अब क्या हुआ कि क्योंकि हमने देखा था कि 1 in 1 million was deflected with an angle greater than 90 degree, तो इसने कहा ये जो डिफ्लेक्शन है, this deflection was due to electrostatic repulsion. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऐसी रिपल्शन को कहती है विच इज बिकॉज ऑफ द चार्जेस, जो चार्ज की वजह से होती है. क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हमने बम्बार्ड किए थे उसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर, वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था.
तो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबल पॉजिटिव चार्ज थे वो हमने गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किए, तो वो जाकर किसी पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम के साथ ही टकराए, जिसकी वजह से वो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट किए। नंबर थर्ड वाज दैट कि मैसिव अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट क्या कहते हैं उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो वो डिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने उनको डिफ्लेक्ट नहीं किया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। So, on the basis of these conclusion drawn from these experiment, रदरफोर्ड ने एक पूरा एक मॉडल ऑफ एन एटम का प्रपोज किया। He proposed a planetary model। planetary model का मतलब ये है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उससे मिलता जुलता एक मॉडल उसने एटम का दिया हमें। उसने ये कहा कि एटम इज द न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, एटम एज अ होल। अगर हम पूरे एक एटम को देखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और एटम के दरमियान में एक बड़ा छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, जिसको उसने बाद में किसका नाम दिया? न्यूक्लियस का। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज जो उसके अंदर, क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। Similarly, he said that electrons are revolving around the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन सर्कल, और जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं दो सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहे होते हैं, विच बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब जो ये मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, अब इसके अंदर कुछ मसले मसाइल भी थे। सबसे पहला मसला तो ये था कि क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होगी कंटिन्यूसली। तो जब अगर किसी चीज में से एनर्जी रिड्यूस हो रही होती है, मतलब रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो स्मॉलर और स्मॉलर, छोटे से छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा, और जिसकी वजह से एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट वुड बी कोलैप्स्ड, वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। नंबर टू क्या हुआ डिफ्लेक्ट? नंबर टू वाज दैट कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा था, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था दैट शुड बी कंटिन्यूस, लेकिन जब हमने देखा तो जो स्पेक्ट्रम था दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रम। अब इनके जो डिफेक्ट्स थे इनको फर्दर स्टडी करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए विच वाज बोहर। उन्होंने अपना मॉडल दिया एंड विच वाज कॉल्ड एज बोहर एटॉमिक theory या बोहर एटॉमिक मॉडल। In 1913, Neil Bohr proposed a model for an atom which was consistent with the Rutherford model, but it also explained the reasons behind the observation of line spectrum of a hydrogen atom। अब इनके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे उसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे इसकी डायग्राम जो कि नीचे यहाँ पर बनी हुई है। लुक एट दिस डायग्राम। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है कि जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ये न्यूक्लियस है, और इसके इर्द गिर्द ये जो N1, N2, N3, 4, 5 ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। तो बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, और उसका एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग, और उस ऑर्बिट की एक अपनी एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से कम होता जाएगा एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी। It means that the energy is directly proportional to the distance from the nucleus। The farther the electron, जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, the more energy it will have। So अब ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है इसकी जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम, दैट एंगुलर मोमेंटम वाज found by this formula that is h by 2 pi, और ये जो h है that is Planck's constant, और इसकी वैल्यू इन्होंने दी 6.626 multiply by 10 की पावर -34 joule per second। Next was that
कि अब उसने एक और बात की कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन, ये अगर आप इसको दोबारा से इस डायग्राम को गौर से देखें, डिफरेंट ऑर्बिट्स दिए हुए हैं, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, ठीक, तो क्या होगा कि उसकी एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इसमें प्रेजेंट है n1, तो अगर उसको n1 से n2 में जाना है, मतलब ऑर्बिट नंबर 2 में जाना है, ऑर्बिट नंबर 2 में जंप करना है, तो एनर्जी चाहिए होगी उसको, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर लाइट इज एब्जॉर्ब का मतलब लाइट यहाँ पर एनर्जी कहा गया है, लाइट को एनर्जी कंसीडर करेंगे आप कि लाइट एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब भी एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी ऑर्बिट में है, फॉर एग्जांपल वो n3 में है और उसने जंप करना है n2 में, तो फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी या लाइट विल बी रिलीज्ड, और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट कैन बी फाउंड बाय डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल E का मतलब या डेल्टा E का मतलब ये होता है चेंज इन एनर्जी। सो जो चेंज है एनर्जी में वो किसके इक्वल है, वो E2 माइनस E1 के इक्वल है। चलें जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स के आप यहाँ पर देखें, दो डायग्राम्स बनी हुई है ए एंड बी। ए में क्या है, ये ब्लैक कलर में जो दरमियान वाला सर्कल है ये न्यूक्लियस है, टी प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 10, एन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं 10, बी वाले में भी प्रोटॉन कितने हैं 10 लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं 11। अब हम ये जो डॉट्स बनाए हुए हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कितने हैं ए वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। There are 10 electrons as well in this A वाले atom में। So when we look to the atom B, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ कि ये जो दोनों एटम्स यहाँ पर बने हुए हैं ए और बी, आप इनको देखें तो इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम है, मतलब दोनों के अंदर 10-10 प्रोटॉन है और 10-10 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन 10 है और इसमें 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एटम एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम ऐसे एटम को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, लेकिन वो दोनों डिफरेंस हो किसमें, एटॉमिक मास में, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है डिफरेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। ये जो ब्लैक में यहाँ पर लिखी हुई है बोल्ड में, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। Isotopes are the atoms of an element whose nuclei have the same atomic number but different mass number. This is because atom of an element can differ in number of neutrons. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज है, मतलब एक में 10 थे एक में 11 थे। अब क्या है, आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट है इन केमिस्ट्री, इन एलिमेंट्स की स्टडीज में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को अगर देखा जाए, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं और उन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लुक एट दिस द डायग्राम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में 1 प्रोटॉन है और ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक। अब इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नेचुरल अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन्स 99.99% प्रोटियम, मतलब नेचुरली आपको प्रोटियम सबसे ज्यादा मिलता है हाइड्रोजन में, बाकी ये जो दोनों हैं ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। और इसी तरह ये इन्होंने यहाँ पर बॉक्स जो दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इसमें आपने प्रॉपर्टीज दी हुई है उन्होंने, एक ऑर्डिनरी और एक हैवी वाटर में। हैवी वाटर मतलब वो वाटर होता है जो इम्प्योर होता है, विच इज नॉट प्योर एंड विच इज नॉट सुटेबल टू ड्रिंक। मेल्टिंग पॉइंट देखें, ऑर्डिनरी जो आम वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हैवी का 3.81 होता है। बॉइलिंग इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दूसरे वाले का 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह डेंसिटी में भी डिफरेंस है, एक की डेंसिटी दूसरे की डेंसिटी से डिफरेंट है। Similarly, we will come to the next isotope, वो है isotopes of carbon. Carbon has 3 isotopes, carbon 12, 13 and 14.
ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन इज कार्बन 12, ज़्यादातर जो कार्बन हमें मिलती है वो कार्बन 12 वाली होती है, 13 और 14 वाली बहुत रेयर है। ठीक, अब जो कार्बन 12/6 है, इसका मतलब ये है कि इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। सिमिलरली कार्बन 13 को देखें तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 7 न्यूट्रॉन होंगे। और अगर हम 14 को देखेंगे उसमें भी यही चेंज आएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सही, आप भी इनकी भी तीनों की डायग्राम्स यहाँ पर ड्रॉ की गई है और यहाँ पर इसकी अक्रंस बताई है। कार्बन जो हम क्योंकि देख रहे हैं ज्यादातर कार्बन कह रहे हैं हमें कार्बन 12 मिलती है, सो उसकी अक्रंस है 98.8% और बाकी की 1.1 और 0.009% है। अब आइसोटोप्स ऑफ फ्लोरीन, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड 37, Cl 35 एंड 37। अब जो Cl35 है उसकी अक्रंस मतलब वो ज्यादा पाया जाता है, दैट इज 75%, एंड जो Cl37 है दैट इज अबाउट 25% पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, ग्रेश येलो गैस होती है, शार्प पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब ऐसी जो चुभती है और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फेयरली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब ये है कि ये थोड़ा बहुत वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, मतलब मिक्स हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दी हुई है आपको कि 2 आइसोटोप्स की डायग्राम दी है, Cl35 है और ये Cl37 है, प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 18 है और इसमें प्रोटॉन 17 है लेकिन न्यूट्रॉन 20 है। देन उसके बाद उन्होंने हमें दिया है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, U234 है, U235 है एंड U238 है। इनकी भी अक्रंस दी हुई है 0.006%, 234 की, 235 की 0.72 और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो 238 है, दैट इज 99.27%। अभी जो लास्ट पैराग्राफ लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आइसोटोप्स जो भी एलिमेंट्स की होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। आइसोटोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी मच यूजफुल इन टुडेज लाइफ। सो इसके यहाँ पर कुछ यूजेस दिए गए हैं और ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। रेडियोएक्टिव आयोडीन 131, अब ये 131 इसके आइसोटोप्स का नाम है, आयोडीन के आइसोटोप का नाम है, is used to tracer as a tracer in diagnosing thyroid problem। गले के कोई भी थायराइड के जो भी इश्यूज होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आयोडीन 131 यूज होता है। Na मतलब सोडियम 24 is used to trace the flow of blood and detect the possible constriction or obstruction in the circulatory system। अगर खून में खून की जो रगें होती हैं अगर वो ब्लॉक हो जाएं, उनका पता करना कि कहाँ पर ब्लॉकेज है उसके लिए Na24 यूज होता है। नंबर 3 इज आयोडीन 123 is used to image the brain। ब्रेन का एक्सरे के लिए, ब्रेन के इमेज के लिए हमें आयोडीन यूज होता है, that is 123। Cobalt 60 is commonly used to irradiate cancer cell in the hope of killing and shrinking the tumors। Cobalt 60 यूज होता है मतलब जो कैंसर सेल होते हैं उनको रेडिएशन करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, श्रिंक करने के लिए या किल करने के लिए हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है कार्बन 14 इज यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उसमें जो कार्बन यूज होता है उसको ट्रेस करने के लिए हम कार्बन 14 इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू डेट द रॉक, सॉइल्स, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज। मतलब ये कि जो डिफरेंट पुराने पुराने रॉक्स होते हैं, डिफरेंट पुराने ममीज होती हैं, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इन सब की एज फाइंड आउट करने के लिए भी हम आइसोटोप्स को यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर यहीं तक होगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
और उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बोहर मॉडल ड्रॉ करना भी उसी लेक्चर में सिखाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अप टू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।